हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डायपोल मूवमेंट डिस्कस कर लिया था। आज हम फजांस रूल डिस्कस कर रहे हैं। इस रूल के अंदर जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे HCl, HBr, NaCl, KCl, CuSO4, SnCl2, PbCl2 एक्सेट्रा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात होगी यहाँ पर। H2O, H2S, NH3, PS3, NCl3। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सारे एटम एक जैसे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सारे उसके अंदर एटम एक जैसे हैं, जैसे H2Cl2, Br2, I2, ये सब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। O3 होमोट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। P4 होमोटेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गए जिसमें एक जैसे एटम है सारे, तो वो तो हो गए होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। और होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स जो मैंने अभी नाम लिए जैसे N2, O2, F2 एंड P4, O3, जनरली इनमें ये इनको हम कोवेलेंट बोलते हैं। पर जैसे HCl है, HBr है, LiCl है, NaCl है, BeCl2, AlCl3, BF3, Bi3, तो ये मॉलिक्यूल्स न तो पूरी तरह से आयनिक है और न ही पूरी तरह से कोवेलेंट है। इनमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज आयनिक का होता है और एक पर्टिकुलर परसेंटेज कोवेलेंट का होता है। जैसे हम दो एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे तीन एग्जांपल ले लेते हैं। ये Cl2 है, HCl है और NaCl है। इन जनरल हम क्या बोलते हैं? इन जनरल हम ये बोलते हैं कि HCl जो है, HCl है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पार्शियली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। और NaCl आयनिक बॉन्ड है Na+ और Cl-। पर फजांस ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, वो तो एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे HCl है, तो वो ये बोल रहा था कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी है और आयनिक कैरेक्टर भी है। कोवेलेंट कैरेक्टर, सपोज करो, एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं कि जैसे HCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर CH मतलब कैरेक्टर 80% है, तो आयोनिक कैरेक्टर 20% है। एक एग्जांपल है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं लिया है। और क्योंकि यहाँ आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये आयंस भी है ना, ये देखो, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और इधर से ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है। NaCl है, तो वो NaCl में ये बोल रहा है कि हो सकता है कि NaCl में 10% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, तो 90% आयनिक कैरेक्टर है। तो ये बोलता है कि हम NaCl को आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट हो रहा है। HCl को कोवेलेंट मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। तो कोई भी मॉलिक्यूल दोनों कैरेक्टर पैरेलल रखता है, ठीक है। जो स्पेशली ये कंसेप्ट हेट्रो मॉलिक्यूल्स के लिए है, जिनमें दो डिफरेंट एटम्स हों। अब उसको उसने कैसे एक्सप्लेन किया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले फजांस रूल में फजांस के अकॉर्डिंग यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर से मिलकर बना है। कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना है? कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर। ये कैटायनिक स्फीयर है, यानी हर उसने क्या अजम्पशन लिया? उसने ये अजम्पशन लिया कि हर कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को इनिशियली उसने क्या माना, जब वो बन रहा है स्टार्टिंग में, जब वो कंबाइन कर रहा है, तो उस समय कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर कंबाइन कर रहे हैं। अब ये कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर किस तरह से कंबाइन करेंगे, उसके बेस पर कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ रहे हैं कि जो कैटायन का साइज होता है, कैटायन का साइज होता है स्मॉल। कैटायन का साइज क्या होता है? स्मॉल। और एनायन का साइज होता है बड़ा। तो ये कैटायन,
ये केटाइन है और ये केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम और एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। केटाइन के न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर ज्यादा होता है, एनाइन के न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर कम होता है। यानी केटाइन के न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केटाइन है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। केटाइन के न्यूक्लियस ने ये केटाइन के न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड कर रखा है, रिजिडली बाउंड कर रखा है। और एनाइन का न्यूक्लियस जो है ये तो केटाइन है, तो दिस इज केटाइन एंड दिस इज एनाइन। एनाइन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। केटाइन में जैसे Na से Na प्लस बन गया, तो केटाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एनाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एटम में। तो केटाइन का साइज छोटा है क्योंकि केटाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसका साइज श्रिंक हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है और उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है। और एनाइन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साइज एक्सपांड कर जाता है और उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर कम होता है। तो बेसिकली ये ब्लू लाइन तो केवल बाउंड्री बता रही है, ये हाइपोथेटिकल है ब्लू लाइन। एक्चुअल में जो रेड डॉट है वो ही उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को, सर ये एनाइन है तो यहाँ प्लस क्यों लिखा? ये बेटा एनाइन का न्यूक्लियस है। ये एनाइन का क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये एनाइन का न्यूक्लियस है, तो केटाइन हो चाहे एनाइन हो, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। क्लोरीन का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर थोड़े जा रहे हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखो, ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ केटाइन, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनाइन। अब फजान से कहता है कि जब एक केटाइन और एक एनाइन आपस में कंबाइन करते हैं, यानी वो एक दूसरे के पास में आते हैं, तो जब वो एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता है, जैसे वो एक दूसरे के पास में आएंगे तो केटाइन और एनाइन के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, फोर्सेस इन दोनों में क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केटाइन का न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉनिक केटाइन का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो केटाइन का जो न्यूक्लियस है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो केटाइन का तो खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिजिडली बाउंड है। केटाइन का तो खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? केटाइन का खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो क्या है? रिजिडली बाउंड है, ठीक है। लेकिन एनाइन का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इतना अच्छे से रिजिडली बाउंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो किस तरफ खिंच के चला जाएगा, वो बेसिकली केटाइन की तरफ खिंच के चला जाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसको कोई खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये संभाल नहीं पा रहा है, तो न्यूक्लियस की तरफ खींच के चला जाएगा। जैसे मेरे हाथ में अभी अगर जैसे एक क्लॉथ है समझो, तो जैसे ये मेरे हाथ में जो डस्टर है, जैसे अब मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा? ये खींचूंगा तो ये मेरी तरफ आ जाएगा। ये यहाँ से पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से यूं खींचता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरी तरफ शिफ्ट होकर आएगा। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है
इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर केटायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच के इस तरफ आ जाता है, यानी एनायन का साइज डिस्टर्ब हो जाता है। एनायन का जो शेप है, सॉरी साइज नहीं, शेप डिस्टोर्टेड हो जाता है, शेप बदल जाता है, शेप इस तरफ खींच के आ जाता है। तो ये जो इस फिनोमेना को बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन एनायन, और इस पोलराइजेशन ऑफ एनायन को बोलते हैं डिस्टॉर्शन इन एनायन। क्या बोलते हैं हम इसको? पोलराइजेशन इन एनायन और डिस्टॉर्शन इन एनायन। तो पोलराइजेशन हो गया एनायन का, यहां क्या हो गया? डिस्टॉर्शन हो गया। तो यहां पर ये पोलराइजेशन हुआ। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? उसका शेप बिगड़ना, केटायन की तरफ इस एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट होना, ओवरलैप होना। तो ये बोल रहा है कि ये जो एनायन है ये जितना ज्यादा इधर शिफ्ट होगा उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी। जितना ज्यादा, अगर ये केटायन जो है, ये केटायन क्या होगा? ये केटायन जितना ज्यादा इसको खींच के अपनी तरफ लाएगा तो इसमें इसका एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। तो हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन इन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। तो अगर मान लो कहीं ऐसा है कि ये केटायन है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ये एनायन है, एक केटायन है और एनायन है, और अब एनायन में पोलराइजेशन हुआ ही नहीं। एनायन में क्या नहीं हुआ? पोलराइजेशन हुआ ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। तो जब ये केटायन है और ये एनायन है, और एनायन में किसी तरह का शेप बिगड़ा नहीं, ये इस तरफ खिंच के नहीं आया, ठीक है ना, ये इस तरफ खिंच के नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो केटायन है और ये एनायन है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहां नो पोलराइजेशन है, नो पोलराइजेशन इन एन आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर केटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं और एनायन इस तरह से पोलराइज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे केटायन अपनी जगह फिक्स है, एनायन अपनी जगह फिक्स है, और दोनों पास पास में होते हुए एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस ये वाली बात है। और इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और अगर हल्का सा पोलराइजेशन आया, अगर मान लो ये थोड़ा सा पोलराइजेशन आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आया है, क्योंकि ये ओवरलैप होने की तरफ जा रहा है। और ये पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे यहां देखो आप, तो ये केटायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसीलिए है ना, फजांस ने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि जो पोलराइजेशन इन एनायन है, जिसको हम डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन भी बोलते हैं, तो जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन एनायन में, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब आता है पॉइंट, फॉर मोर पोलराइजेशन इन एनायन, और फॉर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन नंबर 1 है साइज ऑफ केटायन शुड बी स्मॉलर। साइज ऑफ केटायन शुड बी स्मॉलर। जो केटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए,
केटाइन का साइज जितना छोटा होगा उसका जेड इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, उसकी खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी, वो इसका शेप उतना ज्यादा बिगाड़ेगा, यानी अपनी तरफ ज्यादा खींच के अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके ओवरलैपिंग करवाएगा। साइज ऑफ एनाइन शुड बी लार्जर। जो एनाइन का साइज है बेटा, एनाइन का जो साइज है वो जितना बड़ा होगा, इस एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, इस न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर उतना कम हो जाएगा, तो केटाइन को उतनी आसानी हो जाएगी इसका शेप बिगाड़ने में, यानी ये वीक पड़ जाएगा। ये वीक कब होगा? जब इसके न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर कम हो। तो न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर कब होगा? जब साइज बहुत बड़ा हो, और जब साइज बहुत बड़ा होगा तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को संभाल नहीं पा रहा है, तो केटाइन जाके तेजी से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर ओवरलैप करा देगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग में चला जाएगा। और अगर एनाइन मानता ही नहीं है, एनाइन स्ट्रांग है, एनाइन बोलता है मैं तो मेरा मतलब एनाइन अपने पोलराइजेशन को, एनाइन अपने इस पोलराइजेशन को, यानी यहां से यहां तक एनाइन अपने पोलराइजेशन को रेजिस्ट कर लेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर एनाइन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, अपने शेप को पोलराइज अगर कर पाता है, वापस सुनना, अगर एनाइन जो है वो इजीली पोलराइज हो जाता है, एनाइन का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज होने देता है इजीली, तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर पोलराइज नहीं होने देता है, रेजिस्ट कर लेता है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ये जो पोलराइजेशन है, ये वाला जो पोलराइजेशन है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये जितना ज्यादा वीक होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। केटाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा खींच सकता है, उसके खींचने की पावर ज्यादा है, तो केटाइन स्ट्रॉन्ग है। और एनाइन के न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे जितना कम होगा वो उतना जल्दी खींच के चला जाएगा। तो इसीलिए साइज ऑफ केटाइन शुड बी स्मॉलर और साइज ऑफ एनाइन शुड बी लार्जर। और थर्ड पॉइंट है वो चार्ज ऑन केटाइन एज वेल एज एनाइन should be higher, यानी केटाइन और एनाइन पर जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए? should be higher। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन आएगा केटाइन पर और एनाइन पर। ये देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आया, केटाइन जितना छोटा होगा उसके न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, वो उतना पावरफुल होगा, उसके खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी। एनाइन में साइज बड़ा होगा, वो अपने उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली बिखर सकता है, शेप बिगड़ सकता है। तो ये देखो, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ए से ए प्लस बना दो। अब ए से ए प्लस बना दिया मैंने, ए प्लस से ए प्लस 2 बना दिया, ए प्लस से ए प्लस 3 बना दिया, बी से बी माइनस बना दिया, बी माइनस से बी माइनस 2 बना दिया, बी माइनस 3 बना दिया। तो आप देखो, अगर ये केटाइन है रेड वाला, तो केटाइन का साइज कम होता जाएगा। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं तो उसका साइज रिड्यूस होता जाता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला ए प्लस, फिर वापस इलेक्ट्रॉन निकला बी प्लस, इलेक्ट्रॉन निकला तो साइज छोटा होता जाएगा। और ये जो सेंटर पे है, ये इसका न्यूक्लियस है, ब्लू वाला डॉट, तो A+3 का साइज सबसे छोटा हो जाएगा, जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर मैं एनाइन की बात करूं तो ये एनाइन है, सपोज करो ये ब्लू वाला एनाइन है, ये ब्लू वाला
सॉरी ब्लू वाला बी है, बी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा तो उसका साइज क्या होता जाएगा, उसका साइज पहले के कंपैरिजन में बढ़ता जाएगा और यहां तक आते आते साइज बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा ये। तो हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया और फिर इसमें ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही क्या होता जाएगा, बी माइनस टू, बी माइनस थ्री। तो साइज सबसे बड़ा किसका हो गया, बी माइनस थ्री। अब आप खुद ही देखो, वही वाली बात आ गई। ये अगर केटाइन पर चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज बहुत छोटा है। ये देखो पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो यही है। देखो A+3 का साइज सबसे ज्यादा छोटा है और B-3 का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन ही ऐसा दे दिया कि आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब अब A+3 और B-3 जब आप एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो उसमें हाईएस्ट पोलराइजेशन होगा, क्योंकि A+3 की खींचने की पावर बहुत ज्यादा है और B-3 काफी वीक हो चुका है। B-3 अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को संभाल ही नहीं पा रहा है। तो A+3 जैसे ही पास में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक जस्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, in which of the following have maximum covalent character, इनमें से किन में मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होगा। इस तरह से अगर चार चॉइस बना दूं तो A+B-, A+3, B-3, A+3, B-, A+B-3। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि ये पेयर्स हैं ए बी के। फर्स्ट में A+B- है, A+3 B-3 है, A+3 B- है, A+ और B-3 है। तो कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो ये सेकंड वाला। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इस पेयर में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। और A+ और B- में मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहां मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है तो मैं यहां लिख सकता हूं मिनिमम आयनिक परसेंटेज होगा। कैरेक्टर या परसेंटेज कुछ भी बोल सकते हैं। यानी सेकंड वाले में A+3 B-3 में मैक्सिमम कोवेलेंट परसेंटेज होगा और मिनिमम आयनिक परसेंट। अब हो सकता है इस केस में 90% तो कोवेलेंट कैरेक्टर हो और 10% आयनिक कैरेक्टर हो। तो इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाली प्रॉपर्टी डोमिनेंट हो जाएगी। देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पेयर होगा इसके अंदर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डोमिनेट होगी। ठीक है, और फर्स्ट वाले पेयर पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आया, उस हिसाब से। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी बात ये अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। तो इसका मतलब केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा A+3 साइज केटाइन का सबसे छोटा हो जाएगा और एनाइन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ती है। तो यहां पर अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। हमको मालूम है, जैसे हम सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल ले लें, LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो यहां पर Li+, Na+ ये है। अब यहां पर देखो तो R-
R माइनस क्या हो जाएगा, रिमेन्स N, सही, यानी Cl माइनस। चलो R माइनस मतलब होता है रेडियस ऑफ एनायन, R माइनस का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ, ठीक है, या यूं बोलो एनायन क्या है, टॉप टू बॉटम एनायन रिमेन्स N, क्लोराइड 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 है, और रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन जिसको अपन R प्लस बोलते हैं, इंक्रीज। Li प्लस का हमको मालूम है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो केटायन का साइज इंक्रीज होता है, Li प्लस का साइज छोटा है, Li प्लस से बड़ा Na प्लस से बड़ा K प्लस से बड़ा Rb प्लस से बड़ा Cgm प्लस। तो अब मुझे बताओ, अब फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में Li प्लस और Li प्लस Cl माइनस में पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है, सेकंड वाले केस में Na प्लस Cl माइनस में पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है, थर्ड वाले में K प्लस Cl माइनस में पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ Rb प्लस और यहाँ Cgm प्लस, तो कौन सा केटायन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली Li प्लस का, क्योंकि Li प्लस छोटा सा है, या Li प्लस की साइज ये है, ये Li प्लस, ये Na प्लस, ये K प्लस, ये Rb प्लस और ये Cgm प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है Li प्लस, ये है Na प्लस, ये है K प्लस, ये है Rb प्लस और ये है Cgm प्लस। तो Cgm का जो पॉजिटिव आयन है वो तो, अब यहाँ पर क्या है, केटायन डिसाइड करेगा, क्योंकि एनायन तो कॉमन है, यहाँ एनायन क्लोराइड 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 एनायन कॉमन है, तो जो पोलराइजेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, केटायन। या Li प्लस का साइज छोटा है, Li प्लस का जेड इफेक्ट ज्यादा है, Li प्लस क्लोराइड के शेप को ज्यादा बिगाड़ देगा, पोलराइजेशन ज्यादा क्रिएट करेगा, और Cgm प्लस का साइज बड़ा है, जेड इफेक्ट कम है, वो इसको क्लोराइड को पोलराइज कर ही नहीं पाता है, या करता है तो बहुत कम करता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर वैसे देखा जाए तो क्लोराइड भी कोशिश तो करेगा, यानी एनायन भी कोशिश तो करता है एनायन को पोलराइज करने, एनायन जो है नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव आयन को पोलराइज करने की कोशिश करता है, पर पॉजिटिव आयन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, तो एनायन जो है वो केटायन के शेप को नहीं बिगाड़ पाता, और बिगाड़ता भी तो इतना कम बिगाड़ता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहां इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फजांस रूल के अंदर, केटायन तो पोलराइजेशन करता है, एनायन पोलराइज्ड होता है, केटायन तो मारता है और एनायन मार खाता है, और एनायन मार खा के अपना शेप बिगड़वाता है, और केटायन केटायन क्या करता है, एनायन को मारकर एनायन का शेप बिगाड़ता है। तो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cgm प्लस, तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। देखो केटायन की पोलराइजेशन पावर होती है, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डिक्रीज, किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, किसकी थप्पड़ खींच के पड़ेगी, Li प्लस की, ठीक है, Li प्लस की पावर ज्यादा है और Cgm प्लस की पावर ज्यादा नहीं है, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डिक्रीज। तो अब Li प्लस की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इन एनायन क्या हो जाएगा, एनायन का जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, एनायन का जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एनायन में पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, सॉरी बेटा, एनायन में पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, Li प्लस ज्यादा शेप बिगाड़ देगा क्लोराइड का, Cgm प्लस नहीं बिगाड़ेगा, तो Cgm प्लस इसका पोलराइजेशन, ये Cgm प्लस इसका पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा, यानी बहुत कम कर पाएगा, Li प्लस सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जो Cl माइनस है इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, और फिर ये टॉप टू बॉटम आता जा रहा हूं, तो Cl माइनस में पोलराइजेशन कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पर शेप ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्लोराइड का, क्योंकि Li प्लस की थप्पड़ खींच
एच के बड़ी है, या सीजियम प्लस की क्लोराइड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है क्योंकि सीजियम प्लस का पोलराइजेशन पावर कम है, तो पोलराइजेशन इन एनायन डिक्रीज, तो पोलराइजेशन तो आयनिक कैरेक्टर या यूं बोलूं मैं कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, पोलराइजेशन पावर ऑफ पोलराइजेशन इन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट, तो मैं क्या लिखूंगा आयोनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो यह आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो LiCl, और लेकिन क्या है ये मेटल नॉन मेटल है, तो हम इस चैप्टर में शुरू से ही पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो अब ये हो जाएगा कि LiCl में हो सकता है 60% आयनिक कैरेक्टर हो तो 40% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और सीजियम क्लोराइड में होगा 90% आयनिक कैरेक्टर तो 10% कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं ये कहूंगा कि है ना इसके अंदर जस्ट एक असम्पशन है समझाने के लिए कि 90% और 10%, तो 90% तो इसमें आयनिक कैरेक्टर है, 90% तो क्या है सीजियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर, और 10% क्या है 10% है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर मैं LiCl की बात करूं तो LiCl की बात करूं मैं तो LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और आयनिक कैरेक्टर भी होगा। अब इसमें क्या होगा जस्ट समझाने के लिए असम्पशन दे रहा हूं, हो सकता है इसमें 60% आयनिक कैरेक्टर हो तो 40% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेकिन मेटल नॉन मेटल है तो हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं स्पेशली एस ब्लॉक और हेलोजन के बीच में, तो उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो आप इसको कंफ्यूज मत करो कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, तो ये सारे आयनिक, पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। Li प्लस Cl माइनस में कोवेलेंट कैरेक्टर 40% है तो आयनिक कैरेक्टर 60% है, जस्ट एक समझाने के लिए बात बताई। अब यहाँ नीचे आ रहा हूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर 40% से डिक्रीज होता हुआ यहाँ पर 10% हो गया, और आयनिक कैरेक्टर 60% से इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर 90% हो गया। तो LiCl में कुछ प्रॉपर्टी कोवेलेंट कैरेक्टर्स की भी मिलती है क्योंकि LiCl का जैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ओर इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सीजियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट करीब 1500 डिग्री, यानी एग्जैक्ट तो याद नहीं, 1300 से 1500 डिग्री, 1300 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सीजियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आयनिक कैरेक्टर किसी में ज्यादा है, तो जैसे सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, जो इंडिकेट करते हैं कि इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आयनिक कैरेक्टर। और LiCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, LiCl का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो LiCl का लो मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर कम है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब इतना मेरे कहने का मतलब ये है कि LiCl का कंपैरिजन सीजियम क्लोराइड से है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें फजांस रूल ये डिस्कस करता है कि एक मॉलिक्यूल में दोनों तरह के कैरेक्टर साथ साथ होते हैं, उनमें से, और उनके अपने अपने परसेंटेज होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आता रहेगा आपको, ध्यान दो। यहां पर जैसे मैं बात करूं NaCl, MgCl2, AlCl3, तो यहां पर देखो Na प्लस है, Mg प्लस 2 है, Al प्लस 3 है, ठीक है। और ये तो केटायंस हैं, ये इनके केटायन है, और एनाइन सब में कॉमन है, यहां पर भी क्लोराइड है, यहां पर भी क्लोराइड है, यहां पर भी क्लोराइड है, तीनों में एनाइन क्लोराइड है। तो यहां पर देखो क्या हो गया, अगर मैं लेफ्ट राइट आगे बढ़ता हूं तो पॉइंट नंबर 1, फिर एनाइन रिमेन्स है,
एनायन फिक्स चल रहा है लेफ्ट टू राइट। एनायन लेफ्ट टू राइट क्या है, इन एग्जांपल में फिक्स है। और सेकंड, चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज, रेडियस ऑफ केटायन डिक्रीज, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन इंक्रीज। Al+3 खतरनाक है यहां पर, Na+Mg+2 Al+3 में से। तो पोलराइजेशन इन क्लोराइड आयन, पोलराइजेशन इन एनायन मतलब क्लोराइड आयन, पोलराइजेशन इन एनायन इन क्लोराइड आयन इंक्रीज। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, जैसे मैं बोल रहा था ना वहां LiCl का मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्योंकि LiCl का मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और यहां पर NaCl, MgCl2 और AlCl3 में AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जैसे यहां NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अप्रोक्स है 500 डिग्री, अप्रोक्स ले रहा हूं ना, एग्जैक्ट नहीं है ये, इसके नियर बाय रहते हैं, जबकि ये 180 डिग्री है। और बहुत बार तो ये 180 डिग्री पे सब्लिमाइज हो जाता है, 180 से भी कम है। तो कहने का मतलब आप देखो NaCl, MgCl2, AlCl3 मेल्टिंग पॉइंट में कितना शार्प डिक्रीज आया, इसीलिए आया क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि NaCl, MgCl2 और AlCl3 में मोर आयनिक कौन है, ये है। NaCl में आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा डोमिनेट करती है। AlCl3 में कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी बहुत बार डोमिनेट करने लग जाती है, क्योंकि AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि AlCl3 में एक तो पॉजिटिव चार्ज +3 है और साइज बहुत ज्यादा छोटा है। यहां पर फजास रूल ने एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस की, आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं, आयोनिक पोटेंशियल कह रहा हूं। आयोनिक पोटेंशियल जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं, फाई से। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये है चार्ज ऑन केटायन अपॉन रेडियस ऑफ केटायन। दिस इज द आयनिक पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज ऑन केटायन अपॉन रेडियस ऑफ केटायन। इस रेशियो को आयनिक पोटेंशियल कहते हैं। आयनिक पोटेंशियल को किसी पोटेंशियल से रिलेटेड मत करो, ये खाली एक टर्म है। इट इज सिंपली रेशियो, आयनिक पोटेंशियल इज द सिंपली रेशियो चार्ज ऑन केटायन वर्सेस रेडियस ऑफ केटायन। अगर मैं ये बात करूं तो आप देखो, और आयनिक पोटेंशियल किसका होता है, आयनिक पोटेंशियल केटायन का होता है। देखो चार्ज ऑन केटायन, आयनिक पोटेंशियल वैल्यू ऑफ केटायन is directly proportional to polarization power of cation। यानी केटायन का जो पोलराइजेशन पावर है, आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू है, वो किसका मेजरमेंट है, आयनिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है, आयनिक पोटेंशियल ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। यानी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन पावर। यानी उसका केटायन का जितना ज्यादा फाई वैल्यू होगा हम बोलेंगे उतना स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं चलूं तो अगर मैं यहां देखो तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज, रेडियस ऑफ केटायन डिक्रीज। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को लेके चलूं तो ये लिख सकता हूं आयोनिक पोटेंशियल
ऑफ केटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे मालूम पड़ा, उस इन सेकंड और थर्ड पॉइंट से। तो Na प्लस है लो फाई केटायन। Na प्लस का वैल्यू क्या है, Na प्लस का लो फाई होगा, चार्ज कम है और चार्ज कम है, रेडियस बड़ा है, ठीक है। अब केटायन Na प्लस का साइज छोटा सा है, सॉरी बेटा, Na प्लस का साइज बड़ा है, ठीक है। Mg प्लस 2 का साइज और छोटा हो गया, Al प्लस 3 का साइज और छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर Al प्लस 3 क्या हो जाएगा, हाई फाई केटायन। ये हाई फाई है, Al प्लस 3 हाई फाई है। हाई फाई का मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा है और रेडियस छोटा है, तो इसकी रेपड खतरनाक पड़ेगी, मतलब ये पोलराइजेशन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा एनायन में, ठीक है। तो Al प्लस 3 का पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पोलराइजेशन पावर वाला। तो केटायन की पोलराइजेशन पावर कब ज्यादा होगी, जब उसके आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू 5 वैल्यू ज्यादा है। और 5 वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके चार्ज ऑन केटायन अपॉन रेडियस ऑफ केटायन, इसको जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आ जाता है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है आयनिक पोटेंशियल की। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये HF, ये HCl, ये HBr, ये HL। तो अब फजांस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम इसको फजांस रूल के अकॉर्डिंग, फजांस ने क्या बोला था, हर मॉलिक्यूल को पहले किस नजरिए से देखो कि उसमें केटायनिक स्फीयर है और एनायनिक स्फीयर है। उसमें केटायनिक स्फीयर है और एनायनिक, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन को तो केटायनिक स्फीयर लेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को नेगेटिव स्फीयर लेंगे। अब यहां पर वापस वही वाली बात हो गई, रेडियस ऑफ केटायन मतलब H प्लस रिमेन से टॉप टू बॉटम, है ना, मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, एरो इधर लगा रखा है देखो, ठीक है। एनीवे टॉप टू बॉटम आ रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ केटायन रिमेन सेम। अब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो रेडियस और साइज, रेडियस और कुछ बुक में लिखा रहता है साइज ऑफ एनायन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। साइज बढ़ेगा, ये फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड, ठीक। फ्लोराइड ऊपर है, फिर क्लोराइड और बढ़ गया, ब्रोमाइड और बढ़ गया, आयोडाइड और बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर पोलराइज होने वाले कौन हैं, पोलराइज होने वाले फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हैं। तो यहां डिसाइडिंग कौन है, डिसाइडिंग केटायन नहीं है, केटायन तो H प्लस है, यहां पर H प्लस सब इन सारे यानी केटायन सेम है, केटायन सेम है तो इनकी पोलराइजेशन पावर भी सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट कौन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जब डिफरेंट है तो इस केस में पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका हो जाएगा, आयोडाइड का। आयोडाइड का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को नहीं संभाल पा रहा है, तो H प्लस आयन HI के अंदर H प्लस आयन आयोडाइड को ज्यादा पोलराइज कर देगा, जबकि फ्लोरीन को कम पोलराइज कर पाएगा, फ्लोराइड का साइज छोटा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं पोलराइजेशन इन एनायन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और पोलराइजेशन इंक्रीज हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो HF और HI इनमें मोर कोवेलेंट ये है। अब देखा जाए तो HF, HCl, HBr, HI किस क्लास में
क्लासिफाई होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो HF, HCl, HBr, HI कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इन सब में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फिर भी अब लेकिन HF, HCl, HBr, HI सब में बराबर लेवल का कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है। HF में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसका मतलब थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर है, और HI में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो HI में सबसे कम, इन सब में से सबसे कम HI में आयनिक कैरेक्टर है, या यूं बोलो HI में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो HI इज मोर कोवेलेंट मॉलिक्यूल देन HF। और उधर था LiCl इज लेस आयोनिक मॉलिक्यूल देन सीजियम क्लोराइड, था ना, हमने डिस्कस किया ही था अभी। अब LiCl और सीजियम क्लोराइड, तो Li प्लस का साइज छोटा है, सीजियम प्लस का साइज बड़ा है, ठीक है। और यहाँ लिया था अपन ने NaCl, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो Li प्लस का साइज छोटा है, तो यहाँ तो क्लोराइड या क्लोराइड डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ तो क्लोराइड तो कॉमन हो गया, ठीक है। डिसाइड कौन करेंगे? डिसाइड करेंगे ये, ठीक है। तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो है तो ये सारे मॉलिक्यूल आयनिक, लेकिन हम इसको बोलेंगे ये लेस आयोनिक है, और लेस आयोनिक है, और ये क्या है? मोर आयोनिक है, क्योंकि ये सारे आयोनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें ये लेस आयोनिक है क्योंकि Li प्लस इसको पोलराइजेशन क्रिएट करता है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है। और यहाँ पर ये सारे आयोनिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हम HI के लिए क्या लिखेंगे? HI इज मोर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, HI में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, और इसमें लेस कोवेलेंट कैरेक्टर है। आप कंफ्यूज मत करो, हम इनमें HF, HCl, HBr, HI में डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे कोवेलेंट, लेकिन ये लेस कोवेलेंट है, ये मोर कोवेलेंट है। और यहाँ पर ये सारे हैं तो आयोनिक, लेकिन ये लेस आयोनिक है और ये मोर आयोनिक है, ठीक है। यानी ये लेस आयोनिक है तो इसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट का है, ये मोर आयोनिक है तो इसमें बहुत कम परसेंट कोवेलेंट का है, ठीक है। और ये लेस कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसमें थोड़ा बहुत आयनिक है, और ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो बहुत कम आयनिक कैरेक्टर इसमें है। ये अजांस आई थिंक अब इतने सारे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि एक मॉलिक्यूल में दोनों तरह के कैरेक्टर साइमल्टेनियसली होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसका केटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन कैसा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से एनायन में पोलराइजेशन आता है, और पोलराइजेशन अगर ज्यादा आ गया तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है। अब हम और एग्जांपल देखें तो देखो, जो केटाइंस है उनको हमने, अब इसका मतलब जो मेन रोल है, मेन हीरो जो है फजांस रूल का, वो केटायन है। केटायन ही पोलराइजेशन करता है, केटायन की अपनी पोलराइजेशन पावर के हिसाब से ही वो जनरली, वैसे तो एनायन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन मेन यहाँ फजांस ने केटायन को सेंट्रलाइज किया उसने। तो केटायन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, केटायन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ केटायन 3 हैं। तो इसमें एक होता है ड्वेट केटायन। ड्वेट केटायन जो होता है, ड्वेट केटायन ऐसे होते हैं जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। जैसे देखो, ड्वेट केटायन के एग्जांपल Li से Li प्लस, इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होता है? ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 2 1, आउटर मोस्ट में 2 रह गया। बेरिलियम का देखो, बेरिलियम का क्या होता है? 2 2 होता है, तो ये Be प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रह गया। तो Li प्लस और Be प्लस 2 को हम ड्वेट केटायन बोलते हैं। दूसरा होता है ऑक्टेट केटायन। ऑक्टेट केटायन क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 8 1। Mg से Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2। तो Na प्लस Mg प्लस 2, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे सारे
केटाइन जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो उनको हम ऑक्टेट केटाइन बोलेंगे, और ऐसे सारे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, 2 वाले को डुएट और 8 वाले को ऑक्टेट। तीसरा होता है सूडो इनर्ट केटाइन। सूडो इनर्ट केटाइन, जो सूडो इनर्ट केटाइन है, जो सूडो इनर्ट केटाइन है बेटा, ये जो सूडो इनर्ट केटाइन है इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे ये देखो, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है 2 8 18 1, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 2 8 18 2, सॉरी। अब इसके आपने जिंक के ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो जिंक प्लस 2 में क्या हो जाएगा 2 8 18, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो जिंक प्लस 2 सूडो इनर्ट केटाइन हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉपर देखो, कॉपर होता है, ये तो था 30, कॉपर होता है 29 2 8 18 1, तो ये कॉपर प्लस 1 कर दूं और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा 2 8 18 और दिस इज द 18, ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 3 तरह के केटाइन है। अब इन 3 तरह के केटाइन में जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर है, जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर है वो डुएट केटाइन की होगी, क्योंकि डुएट केटाइन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, साइज सबसे छोटी होती है। डुएट केटाइन खाली 2 ही होते हैं, केवल 2 ही डुएट केटाइन पॉसिबल हैं। एक तो लिथियम से Li प्लस 1s2 2s1 1s2, खाली 1s2 है। Li प्लस बिल्कुल एक ही ऑर्बिट है, बिल्कुल छोटा सा केटाइन है। Be प्लस 2 1s2 2s2, तो ये हो गया Be प्लस 2, ये भी छोटा सा केटाइन है। अब Li प्लस और Be प्लस 2 दोनों की पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, और Li प्लस और Be प्लस 2 दोनों में कंपेयर करें तो Be प्लस 2 की ज्यादा है, क्योंकि Be प्लस 2 पे चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी छोटा है। क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में देखो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट राइट साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। तो लिथियम बेरिलियम का साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है। अगर मैं 5 वैल्यू लिथियम की बात करूं और 5 वैल्यू बेरिलियम प्लस 2 की बात करूं तो 5 वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी बेरिलियम प्लस 2 की, तो Li प्लस है। तो Li प्लस वैसे दोनों की ज्यादा है, पर मैं दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इन दोनों के कंपाउंड लिथियम और बेरिलियम के LiCl, LiBr, BeCl2, BeH2, LiH, Li2O लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, ये जो कंपाउंड हैं लिथियम और बेरिलियम के, ये इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट होता है। इसीलिए लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड में LiCl, BeCl2, इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बहुत सारी कोवैलेंट प्रॉपर्टीज दिखने लग जाती है, जैसे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट किसका है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का, तो BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं अपन। तो कहने का मतलब ये हुआ, या जैसे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन LiCl और BeCl2 वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, पायरिडीन, CCl4, केरोसिन, डीजल, इन सबको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट उनको बोलते हैं जिनके डायपोल मोमेंटम 0 होते हैं, हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। LiCl और BeCl2 बेंजीन में, केरोसिन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, डीजल में, पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। LiCl और BeCl2 वाटर में डिसॉल्व होते ही नहीं है, जबकि NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। NaCl पेट्रोल डीजल बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, तो NaCl में तो कोवैलेंट कैरेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, आयनिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन बेंजीन और पेट्रोल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है।
तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो LiCl और BeCl नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, जो ये बता रहा है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। LiCl और NaCl वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, इस वजह से वो वाटर लाइक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा दिखती है। और अगर हम ऑक्टेट केटाइन्स की बात करें, स्पेशली एस ब्लॉक के ऑक्टेट केटाइन, तो सारे जो एस ब्लॉक के ऑक्टेट केटाइन है, सारे जो एस ब्लॉक के ऑक्टेट केटाइन हैं, वो सारे के सारे लिथियम और बेरिलियम को तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो अब क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे ऑक्टेट केटाइन हैं। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अब इनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, ये सारे ऑक्टेट केटाइन हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिर इनमें आयनिक कैरेक्टर की रिलेटिविटी अलग होगी, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो कर लिया। जैसे Na+ में Na+ और Cgm+, तो NaCl में आयनिक कैरेक्टर कम होगा और सीजियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो इनके फिर आपस की बातें हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि डुएट केटाइन है, साइज छोटा है, ठीक है, और ये सारे ऑक्टेट केटाइन है। अब जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल पे, जब हम लेफ्ट राइट चलते हैं, तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और आगे बढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट राइट हम देखते हैं जनरली जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो कॉपर +2 ये रहा, काफी कॉपर +1, जिंक +2, ये कौन से केटाइन हो गए, ये हो गए सूडो इनर्ट केटाइन, ये हो गए सूडो इनर्ट केटाइन, सूडो इनर्ट केटाइन। तो सूडो इनर्ट केटाइन का अब जैसे ऑब्वियसली K+ और कैल्शियम +2 को मैं कंपेयर करूं इनसे, तो K+ और इनका लेस पोलराइजेशन पावर होता है, इनका लेस पोलराइजेशन पावर होता है, किसके कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में, और इनका मोर पोलराइजेशन पावर होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने से क्या हो गया, जेड इफेक्ट बढ़ गया, साइज कम हो गई। तो K+ इन दोनों के साइज थोड़े बड़े हैं, जेड इफेक्ट कम है, तो ये ज्यादा पावरफुल केटाइन नहीं है इनके कंपैरिजन में। तो अगर हम ऑक्टेट केटाइन और सूडो इनर्ट केटाइन की बात करें, तो लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है और जेड इफेक्ट बढ़ता है, तो इनका साइज बड़ा है, इनका छोटा है, इनका जेड इफेक्ट कम है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखते हैं, ज्यादा एनायन को खींच पाएंगे इसके रीजन में। तो अगर आपको कोई पूछे कि ऑक्टेट केटाइन, ये तो ऑक्टेट केटाइन हो गया, आपको कोई पूछे कि ऑक्टेट केटाइन और सूडो इनर्ट केटाइन, इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो सूडो इनर्ट केटाइन। तो अगर मैं इन जनरल पोलराइजेशन पावर की बात करूं, मैं अगर इन जनरल किसकी बात करूं, पोलराइजेशन पावर की बात करूं, तो जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है, तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर, पावर ऑफ डिफरेंट केटाइन्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ड्वेट केटाइन, उसके बाद उसके बाद सूडो इनर्ट केटाइन, सूडो इनर्ट केटाइन, सबसे कम ऑक्टेट केटाइन। अब ध्यान दो बेटा, ये समझ गए, ये तो एग्जांपल हो गए अपने Li+ और Be+2 के, ये हो गए जैसे कॉपर +1 और जिंक +2 के, ये हो गए जैसे K+ और कैल्शियम +2 के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ZnCl2 और CaCl2 इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, तो इन दोनों में से ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा ZnCl2 किसके कंपैरिजन में, CaCl2 के कंपैरिजन में, ये लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि
जिंक प्लस टू का सूडो इनर्ट केटायन है, तो जिंक प्लस टू में क्लोराइड आयन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। कैल्शियम प्लस टू में ऑक्टेट केटायन है, तो कैल्शियम प्लस टू क्लोराइड आयन में कम पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। तो अभी क्लास, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है, पर मैं अब फजांस रूल को यही स्टॉप कर रहा हूं। इसकी एप्लीकेशन और भी है, आगे से आगे ड्यूरिंग द चैप्टर और आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में इसकी काफी सारी एप्लीकेशन आएगी। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, वैसे डिटेल बता ही दिया। अब आप ये देख लेना, जैसे यही है, ये देखो AlF3 AlCl3 ये है, तो यहाँ पर आप देख लो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। NaF से ज्यादा ये आप सारे एग्जांपल पोस्ट करके देख लो। ये लिखा हुआ है SnCl2 और SnCl4, तो SnCl2 में Sn+2 है और Sn+4 है। अब जैसे एक मेटल है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे आप देखो Sn+2 और Sn+4, Pb+2, Pb+4, तो जो इसके कंपाउंड होंगे, इसके कंपाउंड इसके और इसके, तो इसके क्या होंगे, मोर कोवेलेंट, ये हो जाएंगे मोर, तो Sn+4 Sn+2 से ज्यादा अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि Sn+2 ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करेगा कि Sn+4, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, चार्ज ज्यादा है। अगर मैं बात करूं 5 वैल्यू Sn+2 की और 5 वैल्यू Sn+4 की, तो Sn+4 की ये होगी। तो ये फिक्स है कि अगर कोई मेटल या कोई मेटल एक से ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7, Mn+7 भी शो करता है, ठीक है, क्रोमियम +6 भी शो करता है, तो उस केस में जिस पर हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, जैसे Mn का क्या होता है, Mn+2 भी बनाता है, Mn+3 भी बनाता है, Mn+4 भी होता है, Mn+5 भी होता है, Mn+6 भी होता है, Mn+7 भी होता है, ठीक है। अभी क्यों होता है वो डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभी फजांस रूल के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्यों मैं मत जाऊं, क्योंकि वो तो अलग कंसेप्ट आ जाएगा, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ये आगे का कंसेप्ट है। तो इसमें से Mn+ तो क्या हो जाएगा, Mn+2 और Mn+7, तो Mn+7 के कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे, ठीक है। इसके जैसे ये सारे ऑक्साइड हैं, जैसे ये देखो MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, MnO3, Mn2O7, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं बार बार क्या एक्सप्लेन करूं, एक ही चीज, लेफ्ट टू राइट चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, केटाइन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज क्या होता जाएगा, केटाइन का साइज जैसे जैसे केटाइन का साइज कम होता जाएगा, फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोलराइजेशन पावर बढ़ता जाएगा। Mn+7 का बहुत ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, तो Mn+7 के कंपाउंड में बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ लिखी हुई है जो मैंने पढ़ाई है, अब आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना। ये वो सारा कंसेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसका लिखा हुआ है, किसी स्टूडेंट को वो बनाने हो, नोट्स बनाने हो या एग्जाम में पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं ये डिस्प्ले करता हूं। अब मैं रीड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खाली इसको पोस्ट करके रीड कर लो, और रीडिंग से भी आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, और रीडिंग बेटा किया करो। ये इसके 4 पॉइंट हैं, इसमें मैंने वो सब लिख दिया, ठीक है ना। जैसे इसमें ये है ना NH2 NP6 ND10 6 और 2 8 18, यानी ये सूडो इनर्ट केटायन हो गया। तो सारा जो मैंने डिस्कशन किया है उसका शॉर्ट थ्योरी लिख दिया है मैंने। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।